नमस्कार। आज आप देख रहे हैं मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अमरावती के सुप्रसिद्ध डॉक्टर स्वप्निल शिरभाते सर से। यह हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमरावती के डायरेक्टर है और इन्होंने अमरावती काफी क्रिटिकल केयर पेशेंट को ठीक किए हैं। यह फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट है। ये ट्रेन क्रिटिकल केयर मेडिसिन के अंदर आए हुए हैं। ये डॉक्टर शिरभाते सर ने जे हॉस्पिटल के अंदर अपना काफी समय गुजारा है और पिछले 10 वर्षों से अमरावती में प्रैक्टिस कर रहे हैं। नमस्कार सर। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या होता है ये क्रिटिकल केयर। जैसे कि आप अपने अमरावती में क्रिटिकल केयर चला रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो क्रिटिकल केयर यानी क्या, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बराबर। क्रिटिकल केयर ये जो संज्ञा है, हाँ, ये जो वर्ड है, हाँ, ये वर्ड इसके लिए यूज करते हैं कि ऑल मेडिकल फैसिलिटी अंडर वन रूफ। अच्छा 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 अच्छा। ऑल मेडिकल फैसिलिटी अंडर वन रूफ इज क्रिटिकल केयर। तो क्या होता है क्रिटिकल केयर? ये अकेले आदमी का काम नहीं है। अच्छा अच्छा। यू शुड हमको उसके लिए 4 प्रकार के डॉक्टर रहना चाहिए और वो नर्सिंग स्टाफ, आईसीयू रूम, ये सब फैसिलिटी रह के वहां पे अपन क्रिटिकल केयर चलाना अच्छा, अपने लिए पॉसिबल रहता है। तो क्रिटिकल केयर में किस प्रकार के 4 डॉक्टर रहते हैं सर आप? क्रिटिकल केयर में मेनली फिजिशियन जी, सर्जन जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन जी, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जी, इंटेंसिविस्ट, ईएनटी सर्जन, जी, गायनेकोलॉजिस्ट, ये प्रकार के डॉक्टर अच्छा, मेनली अच्छा, रहते हैं। और उनको सपोर्टिंग जो रहते हैं जी, दैट इज नर्सिंग स्टाफ। जी। दैट इज बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल, बैकबोन ऑफ द क्रिटिकल केयर इज नर्सिंग स्टाफ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके पास में ट्रेन नर्सिंग स्टाफ रहता ट्रेन है? नर्सिंग स्टाफ। अच्छा। हमारे यहाँ मैक्सिमम नर्सिंग स्टाफ केरला का है जी। और वहाँ से वो लोग आते हैं, उनके ग्रुप से ही आते हैं, 5-5, 10-10 के ग्रुप में। एंड हमारे यहाँ पे उनका रेसिडेंस लेके सब हमारे यहाँ पे रहते। तो आपका कहने का मतलब है कि जो केरला से नर्सिंग आती है वही ट्रेन रहती है। महाराष्ट्र में अभी तक इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई। महाराष्ट्र की नर्सिंग स्टाफ भी ट्रेंड ही है जी, और केरला की भी अच्छे है जी, बट द एंथुजियाज्म जो रहता है वर्क का, वो केरला स्टाफ में महाराष्ट्र के स्टाफ से बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा। वो अपने यहाँ पे ऐसा है कि अमरावती में आने वाले लोग एक तो अपने पेरीफेरी में से आएंगे, नहीं तो सिर्फ अमरावती से आएंगे। वो जो केरला से आते हो इतने दूर से आते हो, उनका काम करने का जो एंथुजियाज्म रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा। वो एंथुजियाज्म से काम करते हैं, डे नाइट वर्किंग, बहुत कभी भी बुलाओ वो हाजिर रहते। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो केरला से जो नर्सिंग स्टाफ आता है, जो आपके पास में डॉक्टर की टीम है, ये सब प्रेमड़ है। ये प्रेमड़ है और प्रेम के अपने पूरे काम को अंजाम देते हैं, जिससे कि आपके रोगी काफी अच्छे होते हैं। तो कैसा है, क्रिटिकल केयर बोला तो बहुत बार तो एंड स्टेज ही रहते हैं। जी। मल्टीपल हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिटेड रहते हैं एंड देन दे आर ट्रांसफर टू क्रिटिकल केयर सेंटर। बराबर। वो टाइम पेशेंट के रिश्तेदार, पेशेंट के बच्चे, ये सब बहुत परेशानी में रहते। अच्छा अच्छा। वो टाइम प्रेम या तो सद्भावना, सौजन्य रहना बहुत जरूरी है। अगर सौजन्य रहता है, सद्भावना रहता है, प्रेम रहता है, तो ही वो पेशेंट में आउटकम के चांसेस और ज्यादा डबल टाइम्स बढ़ जाते हैं, 2 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो सर एक बात बताइए कि जो कॉमन पब्लिक है, जैसे कॉमन आदमी है, एक जनरल जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो इनको कैसे पता चले कि ये क्रिटिकल केयर एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना का फायदेमंद है, कितना काम का है, कितना यूजफुल है? क्रिटिकल केयर ये बाकी हॉस्पिटल से अलग नहीं रहता है। जी। सिर्फ एक ही रहता है कि कोई बाकी का हॉस्पिटल जो रहता है उसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट रहता है और सिर्फ हार्ट का काम करता है। जी। दूसरे हॉस्पिटल में सर्जन रहता है और सिर्फ सर्जरी का काम करता है। तीसरे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन रहता है और सिर्फ पीडियाट्रिक का काम करता है। बट ये सब लोग एक जगह पे जहाँ बैठते हैं, दैट इज क्रिटिकल। अच्छा अच्छा अच्छा। अनेक डॉक्टरों को एक जगह पे आप लाकर उनको तरह तरह की सेवा के द्वारा अपने रोगियों को ठीक करना, ये उनका उद्देश्य होता है। अच्छा, यानी कि आपको जैसे हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो पेशेंट के लिए हार्ट के डॉक्टर के पास न जाते हुए आपके यहीं पर उसका उपचार हो जाता है। और मेन स्टेज जो रहता है क्रिटिकल केयर का जो मेन स्टे है, दैट इज 24 आवर्स। मेन सेंटेंस जो है उसका कि यू शुड वर्क फॉर 24 आवर्स। अच्छा, 24 घंटे सेवा देना हमारा हॉस्पिटल का एक सेंटेंस है। जी।
आघात असो व अपघात तत्पर चमूची सेवा 24 तास. वाव. हे आमचं ब्रीद वाक्य आहे हॉस्पिटलचं. आमच्या इथे 24 तासात तुम्ही रात्री 2 वाजता या, 4 वाजता या. आमच्या इथे तुम्हाला हमारे यहाँ आपको एक ट्रेन डॉक्टर की टीम मिलेगी आपको एट एनी आवर ऑफ द डे. वेरी गुड. दैट इज क्रिटिकल केयर. बहुत अच्छी बात है. तो किस तरह की केसेस क्रिटिकल केयर में आनी चाहिए, ऐसे आप बतला सकते हैं? अब कैसा है कि सादे बुखार से लेके जी तो बुखार के कॉम्प्लिकेशन तक, हार्ट अटैक तक सभी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, और जिसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर का फायदा ज्यादा होता है. तो जैसा हार्ट अटैक है, पैरालिसिस है, डायबिटीज की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन है, जैसे किडनी फेल्यूर और जख्म होती है और जख्म बढ़ती नहीं है, पैर काटने तक आता है, ये पेशेंट रहते हैं. या तो उसके साथ में अभी जो 2-3 साल में जो अभी 7 थी जी. एक थी डेंगू की जी. दूसरी थी चिकनगुनिया की जी. ऐसे बुखार के पेशेंट, उसमें जो प्लेटलेट कम होते हैं, मलेरिया के पेशेंट, टाइफाइड के पेशेंट, ये पेशेंट जिसमें बुखार की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा रहते हैं, ऐसे पेशेंट को क्रिटिकल केयर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. हमारे यहाँ ऐसा है कि एक पेशेंट को एक बीमारी रहने की चांस, एक बीमारी रहने वाले जो पेशेंट रहते हैं वो तो बहुत जल्दी से अच्छे हो जाते हैं, और जिसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको आईसीसीयू या तो फिर क्रिटिकल केयर सेंटर की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है. जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गंभीर बुखार, गंभीर रोग जो क्रिटिकल केयर में बहुत अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं, जैसे कि अभी नई नई बीमारी आ रही है. अभी हमने सुनने में आया कुछ जानवरों से एक नई बीमारी आई है जो गुजरात में काफी चल रही है. ये जो बुखार है जी. ये सब एक जैसे प्रेजेंटेशन है. अच्छा. जैसा बर्ड फ्लू था, स्वाइन फ्लू था. हमारे यहाँ पे अभी तक स्वाइन फ्लू को बहुत पेशेंट आए, बहुत पेशेंट आए, और उनका बहुत पेशेंट का हमने जो थ्रोट स्वाब लिया वो पॉजिटिव आया. और पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट क्योर होके चलते हुए घर पे गए. वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अमरावती में आपने स्वाइन फ्लू के पेशेंट को भी ठीक किया है. और अभी जैसे जो H1N1 नहीं, H1N1 नहीं, अभी जो नई बीमारी गुजरात में आई है, जिसके अंदर की पेशेंट जो है, जो घर में भैंस होती है, जैसे घर में कोई बकरी होती है, इससे एक तरह का एक बैक्टीरिया पैदा हुआ है जिससे कि उसके घर में रहने वाले जितने भी अपने व्यक्ति है उनको उससे इन्फेक्शन हो जाता है. बहुत तेज बुखार आता है और बहुत ही जल्दी 3 दिन में अगर उपचार नहीं होता डेथ हो जाती. क्या ऐसा पेशेंट अमरावती में आया है? अभी तक तो अमरावती में ऐसा पेशेंट दिखाई नहीं पड़ा जी. मगर ऐसा है कि ऐसे बुखार कॉमनली देखने को मिलते हैं. अपन डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग ऐसे पेशेंट देखते ही है. बहुत क्या रहता है, बहुत ज्यादा डर लोगों के मन में बैठता है. कोई भी बुखार रहा, जैसे चिकनगुनिया रहा, तो चिकनगुनिया में बचने वाले पेशेंट बहुत ज्यादा थे जी. बचने वाले पेशेंट बहुत ज्यादा थे, मगर जो डेथ हुए और डेथ की वजह से उसके आजू बाजू का जो परिसर रहता है वो बहुत ज्यादा तरीके से परेशान होते, डर जाते. डरने की वजह से वो हॉस्पिटल पे भी नहीं जाते, और हॉस्पिटल में न जाते हुए बाकी की ट्रीटमेंट ट्राई करते. उसके कारण उनका बीमारी बढ़ती जाती, और बीमारी बढ़ने के कारण डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते. तो जैसे कि आपने बताया कि इमरजेंसी के अंदर हमेशा क्रिटिकल केयर में ही आना चाहिए. अब इमरजेंसी जैसे बुखार की आपने बताया, इसके अलावा भी जैसे इमरजेंसी रहती है, एक्सीडेंट केसेस वगैरह होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी आपके यहाँ क्रिटिकल केयर में लाना चाहिए. एक्सीडेंट जो होते हैं जी, उसमें कैसा रहता है कि हम उनको पॉलीट्रॉमा बोलते हैं जी. पॉलीट्रॉमा बोले तो हाथ को भी लगा है, पैर को भी लगा है, सर को भी मार है और पेट में भी मार है. ऐसे इसमें 4 डॉक्टर की टीम जरूरी रहती है. इसमें हड्डी वाले डॉक्टर आते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पेट के डॉक्टर आते हैं, जनरल सर्जन, ब्रेन के डॉक्टर आते हैं, न्यूरो सर्जन, एंड हम लोग जो है इंटेंसिविस्ट, वी आर द नेसेसरी पर्सन. बिकॉज कैसा रहता है कि हम एक ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ से एक सेंट्रल लाइन डालते हैं, और अमरावती में और कहीं नहीं डाल दी जाती.
यहाँ से सीधा हार्ट में डालते और हार्ट का प्रेशर बाहर गिर के वो हिसाब से हम सलाइन इंजेक्शन सलाइन देते। जब भी ऐसा एक्सीडेंट का पेशेंट रहता है तो उसमें ब्लड लॉस बहुत होता है। बराबर। एक हड्डी अगर टूटती है तो एक हड्डी की जगह पे 1 लीटर तक का ब्लड लॉस होता है, अबाउट 1 लीटर। एंड अगर 2-4 जगह पे अगर हड्डियां टूटी है तो वहां पे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ब्लड लॉस होता है। तो वो ब्लड लॉस रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे जो अपन सलाइन लगाते हैं वो सफिशिएंट नहीं रहती। सो हम यहाँ से एक डालते एंड हम लोग जो डालते हैं उसमें एक बूंद भी ब्लड लॉस नहीं होता है। दैट इज ब्लड मिनिमम ब्लड लॉस प्रोसीजर करते और सिंगल प्रिक में डालते। दैट इज ब्लाइंड प्रोसीजर एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल लाइन। और सेंट्रल लाइन से हम उसमें सलाइन इंजेक्शन ब्लड एक इसमें 3 पोर्ट रहते, तीनों से अपन देखिए आपने हमारे दर्शकों को एक नवी जानकारी दी है कि बाकी जगह तो हमने भी देखा है कि जितना भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो बाकायदा वेन से होता है, पेरिफेरल से होता है। आपने बताया कि सेंट्रल लाइन से जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ये काफी नई चीज है अमरावती में। और इसके अलावा और एक्सीडेंट में क्या इमरजेंसी होती है आपके हॉस्पिटल में? सर की बीमारी की होती है, न्यूरो सर्जरी होती है जी। अभी तक हमारे हॉस्पिटल में ये पिछले 10 साल में करीबन 150 के ऊपर न्यूरो सर्जरी हुई। तो आपके यहाँ न्यूरो सर्जन आते हैं? न्यूरो सर्जन भी आते हैं, न्यूरो सर्जन ऑपरेट करते हैं। उसके बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहती है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसमें वेंटिलेटर रहता है, वेंटिलेटर के साथ में बाकी आईवी इंजेक्टेबल सलाइन्स और ये सेंट्रल लाइन से देने वाले ब्लड प्रोडक्ट्स, प्रोटीन, एनर्जी के लिए फैट, ये सब हम उसमें से देते हैं। उसकी वजह से पेशेंट का आउटकम अच्छा रहता है। जैसा कि सर आपने बताया कि वेंटिलेटर रहता है, हमारे दर्शक ये जानते हैं वेंटिलेटर जो है ये बहुत ही गंभीर चीज है, ऐसा सुनने में भी आया है और दर्शक लोग भी ये पूछना चाहते हैं बार बार हमसे कि जो वेंटिलेटर पे अगर कोई पेशेंट गया, कोई रोगी गया तो क्या वो मर जाता है, क्या ये सही है? वेंटिलेटर ये जो संज्ञा है जी, ये संज्ञा बहुत बार तो हम एंड स्टेज के लिए लगाते हैं। अच्छा। जनरल पब्लिक बिल्कुल समझ है। मगर वेंटिलेटर ये ऐसी चीज है कि मेरे हॉस्पिटल में अभी तक जितने लोगों को वेंटिलेटर लगा है उसमें से करीबन 50-60% पेशेंट अच्छे हुए। जैसा हम लोग अगर दौड़ते जाते हैं तो दौड़ते वक्त अपने धाप लगती है, मराठीत मतलब धाप लागणे, सांस फूलना तो जो सांस फूलना है वो सांस जब फूलती है तो अगर वेंटिलेटर ये ऐसी चीज है कि मेरे हॉस्पिटल में अभी तक जितने लोगों को वेंटिलेटर लगा है उसमें से करीबन 50-60% पेशेंट अच्छे हुए। जैसा हम लोग अगर दौड़ते जाते हैं तो दौड़ते वक्त अपने धाप लगती है, मराठीत मतलब धाप लागणे, सांस फूलना तो जो सांस फूलना है वो सांस जब फूलती है तो अपन 30 से 40 बार सांस लेते हैं। बराबर। तब अपने को समझता है कि आगे वाले को धाप लगी है और उसकी सांस फूल रही है। बराबर। तो वैसे रहता है कि बुखार की वजह से जो बीमारी होती है, बुखार का जो परिणाम हड्डियों पे होता है, ब्लड प्रेशर पे होता है, वैसे सांसों पे होता है। उसको ARDS बोलते हैं, इट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिसऑर्डर एंड ARDS इज मोस्ट डिसीज। इस ARDS में हम वेंटिलेटर लगाते हैं। अच्छा। पेशेंट की सांस चालू ही है, वेंटिलेटर भी सांस दे रहा है, दोनों की सांस एक में मिक्स होंगी। अच्छा। हम लोग इस टाइम ऐसा करते हैं कि पेशेंट को पूरी तरह से सुला देते हैं। अच्छा। उसकी सांस की गति नील कर देते हैं एंड पूरा सांस वेंटिलेटर पर, सांस देना, सांस छोड़ना, अच्छा। ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये पूरा काम मशीन का रहता है। जो सांस लेते हैं पूरा काम ऑक्सीजन ड्रिवन मशीन रहती और वो वेंटिलेटर वो पेशेंट की बॉडी का सांस मेंटेन करती है। वेंटिलेटर सिर्फ सांस के लिए रहता है, हार्ट, ब्लड प्रेशर, बाकी चीजों के लिए वेंटिलेटर नहीं। अच्छा। वेंटिलेटर ओनली फॉर वेंटिलेशन, ओनली फॉर सांस। ऐसे इसमें हम सांस वेंटिलेटर पर रखते हैं। अगर बीपी कम रहता है तो बीपी की दवाई लगाएंगे, अगर ब्रेन का कुछ है तो उसकी दवाई लगाएंगे, अगर हड्डी में कुछ फंसले तो उसके, वो सब अलग अलग है। बट वेंटिलेटर इज यूजफुल ओनली फॉर वेंटिलेशन। नहीं, जैसा कि अब हमारे दर्शक ये जानते हैं कि वेंटिलेटर पे अगर डेड बॉडी को भी रख लिया तो वो भी श्वास लेती है,
क्या ऐसी कुछ गलत फहमियां प्रदान हुई है जनरल पब्लिक में? ऐसा लगा है कि एक डेड बॉडी को भी रख के वेंटिलेटर पे उसको जिंदा दिखाया जाता, या कुछ उसके बारे में ऐसा प्रचार भी हुआ है, तो क्या ये बात सही है कि गलत है? कोई भी चीज रही जी, जैसा अपन गाड़ी की दुकान में गए जी, गाड़ी के बारे में जो जानकारी देते, कोई पार्ट निकालता, चक्के निकालता, स्क्रू पाना निकालते, जैक निकाल के रखते। बराबर। शर्ट पैंट की दुकान में गए तो यहीं पे माल बनाते, यहाँ पे स्टाम्प लगाते। ये चीजें जनरल पब्लिक में कॉमन रहनी है। तो हमारे इसमें हमने ऐसा किया है कि इसके साथ में जो लोगों का भावना रहती, वो भावना को ठेस नहीं पहुंचने होना। और जो इंजेक्टेबल रहते, जो भी इंजेक्शन लगाते, हम उसका खाली वायल पेशेंट को एक ट्रे में दे देते कि ये सुबह हमने इतने इंजेक्शन लगाए। आईसीयू में हम जो पेशेंट के रिश्तेदारों की एंट्री रहती वो रेस्ट्रिक्ट करते, बिकॉज अपना शर्ट, पैंट, सॉक्स, पैर, बाल, इससे अपने इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते। और पेशेंट जो रहता है, जो इन्फेक्शन की वजह से अपने यहाँ रहता है, उसको और ज्यादा इन्फेक्शन कैच कर लेता, उसके कारण उसकी तबीयत और सीरियस हो सकती। इसलिए हम पेशेंट के रिश्तेदार को रेस्ट्रिक्ट करते। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम डेड बॉडी को वेंटिलेटर लगाते। डेड बॉडी को वेंटिलेटर लगाया तो डॉक्टर को ये हाथ का ये हाथ पे तोल के देना पड़ेगा, बराबर। ये अमरावती का अमरावती में ही देना पड़ेगा उसको, बाकी बाहर जाने की जरूरत नहीं रहती। कोई भी डॉक्टर अमरावती, नागपुर, अमरावती, अकोला, बॉम्बे, गुजरात और कहीं पे भी ऐसा काम जनरली कोई करता नहीं है। अच्छा। तो जो वेंटिलेटर जब लगाते तो हम पेशेंट को सीडेट करते, इंजेक्टेबल देके उसको सुलाते और फिर वेंटिलेटर लगाते। और जब उसके इंजेक्शन की असर कम होता तो फिर से वो हाथ पर हिलाता। और मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि रिश्तेदारों को दिन में से 5-6 बार कि उसका पेशेंट का हाथ को चिमटा लेके हाथ हिल रहा, पैर को चिमटा लेके पैर हिल रहा और पेशेंट हिल रहा, उसकी पेट की जो हलचल रहती वो पेशेंट को दिखाना। ये हम दिन में 5-6 बार करते हैं कि पेशेंट है, इसलिए हम वेंटिलेटर लगा रहे। क्योंकि कैसा है कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि पेशेंट मेला नहीं है, वेंटिलेटर लाओ, वो भी रिश्तेदारों को अच्छे नहीं लगता। इसलिए हम उनको ये दिखाते कि पेशेंट के हाथ पर खुद के हिल रहे और वेंटिलेटर से उनका सांस चल रहा है। तो अच्छा, एक आपने ये अच्छा रूट निकाला है कि आप पेशेंट के रिलेटिव्स को अंदर एंट्री देकर उनको पेशेंट दिखा देते हैं। बाकी हॉस्पिटल से आपके हॉस्पिटल में काफी अच्छी सुविधा ये प्रदान की है आपने। और वेंटिलेटर के बारे में जो जानकारी आज हमारे दर्शकों को हुई है, इसमें उनको भी काफी फायदा होगा कि वेंटिलेटर पर जाने वाला पेशेंट डेथ नहीं होता है, वो मरता नहीं, वो सीरियस है, उसको बाकी इन्फेक्शन ना हो और ऑक्सीजन का सही प्रतिशत मिले, इसलिए आप वेंटिलेटर लगाते हैं। जी, तो अपने शरीर के अंदर आप बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का होना चाहिए? नॉर्मल पर्सन में ऑक्सीजन अपने शरीर में 98 to 100% रहता है। मोर देन 95 इज नॉर्मल। जो स्मोकर रहते हैं उसमें 95 और 94% रहता है, मगर नॉर्मली बाकी लोगों में 98 to 100% रहते हैं। ये जो वेंटिलेटर रहता है, अगर ऑक्सीजन, हम खून में का ऑक्सीजन जांचने की एक छोटी मशीन रहती है, उसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा 90 से कम रहती है, 90 से कम रहती है तो अपन वेंटिलेटर लगाते हैं। वेंटिलेटर कहाँ लगाना चाहिए या कहाँ डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उसके अलग अलग तरीके रहते हैं। जिसको सांस की बीमारी है, ARDS है, अस्थमा है, उन लोगों को वेंटिलेटर लगाने का काम पड़ता है। दूसरी बात ऐसे कि जो पॉइजनिंग वाले पेशेंट रहते हैं, जिन्होंने पॉइजन लिया है, जो पॉइजनिंग रहता है उसका असर सीधा सांस की मसल्स पे रहता है, इसलिए पेशेंट की सांस कम होती है। जो रोगर लेते या क्या बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो भी लेते हैं, रोगर जिसको बोलते हैं, जो कीटकनाशक जो देता तो कीटकनाशक की वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस होती, और रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस होने के कारण उसकी सांस कम होती जाती है। ऐसे जब हम वेंटिलेटर लगाते हैं, उसके जो कीटकनाशक की मात्रा रहती है वो पेशाब के माध्यम से निकालते, जैसे उसकी कीटकनाशक की मात्रा निकल गई वैसा वेंटिलेटर निकलने का अपने को सुविधा होती है। हमारे यहाँ आने वाले अभी तक
कोई भी पॉइजन, जी, एनी पॉइजन, अगर वो पॉइजन लेने के बाद घंटे या 2 घंटे तक हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसके बचने के चांसेस 95% है। अभी तक हमने जो डाटा निकाला हमारे हॉस्पिटल का, 100 पेशेंट अगर हमने ट्रीट किए पॉइजन के तो हम करीबन 95% पेशेंट बचा सके, 95% बचा सके। और जो वेंटिलेटर जिन जिन लोगों को लग रहा वो वेंटिलेटर में के करीबन 50% पेशेंट, 50 से 60% पेशेंट को हम जीवन दान दे सके। बिल्कुल, जीवन दान के साथ ही अपना बातचीत का सिलसिला और चालू रहेगा और इसी के साथ हम पॉइजन के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। इतनी बातचीत के बाद थोड़ा ब्रेक तो बनता ही है, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने के पहले हमने डॉक्टर साहब से प्रश्न किया था कि वेंटिलेटर यानी क्या और पॉइजन के पेशेंट को वेंटिलेटर कैसे दिया जाए, क्यों देते हैं, इसके बारे में जानकारी। अब और हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि पॉइजन के पेशेंट को जब आप वेंटिलेटर लगाते हैं तो आपने बोला है कि कीटकनाशक जो है ये काफी जहरीले होते हैं। इसके अलावा भी जनरल जो आजकल जो घर में फिनाइल पी लेता है या कोई चूहे मारने की दवा खा लेता है, तो क्या ये पॉइजन होते हैं, क्या ये सीरियस है कि एक जनरल शॉक में पेशेंट जाता है? जो चीजें रेगुलर खाने की नहीं है जी, वो पॉइजन। अच्छा, जो चूहे मारने की दवा है जी, उसका जो फेटल डोज है जी, दैट इज 5 ग्राम्स बराबर, और जो उसका पैकेट रहता है दैट कंटेन्स 5 ग्राम्स। बराबर। एक पैकेट अगर कोई खाता है, एक पैकेट चूहे मारने की दवाई, तो उसका डेथ के करीब जाता है। हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे बार जी, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट लोग खा लेते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने भी बहुत बार सुनी नहीं है। पारद की गोली रहती है, जैसे उसको एल्यूमिनियम फॉस्फेट बोलते हैं, वो एल्यूमिनियम फॉस्फेट खाते हैं। एंड वो जो दवाई रहती या जो भी कंटेंट रहता है उस पर ट्रीटमेंट भी लिखा रहता है कि व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, वो भी लिखा रहता है। इंजेक्टेबल वगैरह वगैरह सब, लाइफ सपोर्ट्स वगैरह वो तो हम देते ही है, बाकी कौन सी इंजेक्शन देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब उसमें लिखा रहता है। उसमें ऐसा रहता है कि बहुत इसमें ट्रीटमेंट नहीं है। चूहे मारने की दवा से कोई पॉइजन नहीं होता है, लेकिन उससे बाकी नुकसान, आपकी किडनी को नुकसान हो सकता है, लीवर को नुकसान हो सकता है। ये जिससे क्या है, विद्यार्थी लोगों में अवेयरनेस है कि ऐसे छोटी मोटी चीजें, ऐसी गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हम पॉइजन के बारे में जनरल डिस्कशन किया ऐसा है कि चूहे मारने की जो दवाई है जी, वो कार्डियोटॉक्सिक रहती है जी। अगर वो ज्यादा प्रमाण में लिए गई तो उसका असर सीधा सीधा हार्ट पे होता है। अगर एक बार उसका असर हार्ट पे हो गया तो दैट इज फेटल। अच्छा, तो जान को खतरा दे सकती है, खतरा दे सकती है। दूसरी बात ऐसी है कि उसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, और एक बार मल्टी ऑर्गन फेलियर अगर सेट इन हो गया तो दैट इज इरिवर्सिबल डैमेज। और हमारे इसमें जनरल पब्लिक में ऐसा बोलना है कि चूहे मारने की दवाई लेने से कुछ नहीं होता, उससे चूहे नहीं मरते तो आदमी को क्या होगा। मगर ऐसा है कि चूहे के लिए जब दवाई डालते तब वो उसके 50 पार्ट करके डालते, और अपन जब लेते तो पूरी पैकेट एक ही आदमी खाता, उसकी वजह से दैट इज फेटल। वो बहुत ज्यादा फेटल है, इसलिए ऐसा प्रयोग या उसको चखने की, टेस्ट लेने की ट्राई किसी ने करना नहीं चाहिए। और सर मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ठीक है कि आपने एक ये दिया है, सेकंड सुसाइड पॉइंट आजकल चल रहा है कि कुएं में कूद जाना या फिर पानी में डूब जाना। ऐसे सीरियस पेशेंट को अपन वेंटिलेटर पे किस तरीके का उपचार करते हैं? ये जो पेशेंट रहते जो कुएं में या पानी में कूदते हैं उसको ड्राउनिंग बोलते हैं।
तो उसमें ऐसा रहता है कि जब पानी फेफड़ों में चल जाता है उसमें पल्मोनरी एडिमा होता है, और पल्मोनरी एडिमा में हमको वेंटिलेटर देके उसकी वो पानी वहीं की वहीं सुखाना ज्यादा जरूरी रहता है, इसलिए वेंटिलेटर लगाना बहुत जरूरी रहता है। जैसे बर्न्स के पेशेंट रहते हैं उसमें भी हमको वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, क्योंकि कैसा है कि बर्न्स का जब जला हुआ रहता है तो ऊपर से जलते जाते उसकी वजह से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक भी सोलन हो जाता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा एकदम कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसके कारण सांस लेने की तकलीफ होती है। अपने को फिर ट्यूब डाल दिए तो अपन एयर भी उसका मेंटेन कर सके। ऐसा बहुत सारे चीजों में वेंटिलेटर के अलग अलग उपाय रहते, उपयोग रहते हैं। उसका उपयोग अगर सही तरीके से और सही टाइम पे अगर करे तो वेंटिलेटर का फायदा पेशेंट को निश्चित होगा। तो सर फायदा तो सभी लेने को तैयार है, फायदा ऐसा नहीं, लेकिन एक बात और सुनने में आती है कि वेंटिलेटर पे गया मतलब बहुत खर्चीला है, बहुत एक्सपेंसेस है। क्या ये बात सच है कि बहुत ही ज्यादा उसके बिल निकलते हैं? बात ऐसी है कि इंडिया ये सबसे चीपेस्ट देश है, सबसे चीपेस्ट कंट्री है। अगर हम यही ट्रीटमेंट आप हमारे बहुत सारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, उसके मम्मी डैडी उधर अदर कंट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका इंश्योरेंस यहाँ से करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक दांत निकालना 1 लाख रुपए में पड़ता है, इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए में पड़ता है। बाकी के कंट्री में इंश्योरेंस फैसिलिटी है। इंश्योरेंस फैसिलिटी में कैसा रहता है कि एवरीथिंग इज कवर्ड इन इंश्योरेंस। आपको 10,000 रुपए लगो, 1 लाख रुपए लगो, 5 लाख रुपए लगो, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। हमारे इंडिया में इंश्योरेंस कोई नहीं करता जी। मैं मेरे हॉस्पिटल में जितना स्टाफ है वो पूरे स्टाफ का इंश्योरेंस किया हूँ, उसका स्टाफ का पूरे फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस किया। उसको कोई भी ट्रीटमेंट लगती है, कितने भी खर्चीली रही, तो हम लोग हॉस्पिटल में करा सकते हैं। ये जो आईसीयू वेंटिलेटर ये जो चीज है ये खर्चीली बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका हॉस्पिटल एंड मेडिसिन ये दोनों साथ साथ चलती। अगर 2,000 रुपए हॉस्पिटल का पर डे लगता है, 2,000 रुपए की मेडिसिन पर डे लगती है। ऐसा 4,000 रुपए दिन का खर्चा, साथ में ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ऐसा 4-5 हजार रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए दिन का खर्चा आता है। जिसको सिर्फ बीपी कम है उसको बीपी कम की दवाई लगती है, जिसको सांस की बीमारी हो रही उसको वेंटिलेटर का खर्चा आता है, जिसको बाकी की जो सपोर्टिव लाइन ऑफ मेडिसिन देना है उसको सपोर्टिव लाइन की ट्रीटमेंट लगती है, जिसका किडनी फेलियर हो गया उसको किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट। ये सब एक जगह पे अगर करना रहा देन दैट इज रियली एक्सपेंसिव। मगर ऐसा है कि इन वन हैंड लाइफ, अदर हैंड मनी, अपने को चूज करना है क्या है। तो लाइफ के लिए पैसा खर्चा करना या बाजू में रखना हमारे इंडियन ट्रेडिशन में नहीं है। सो एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन, वो छोटा रहो, बड़ा रहो, बिग शॉट रहो, कोई भी रहो, बट एवरीबडी शुड गो फॉर इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस रहता है तो ये जो मेडिकल ट्रॉमा रहता है, ये मेडिकल ट्रॉमा फाइनेंशियल ट्रॉमा न बन जाए। इंश्योरेंस में सब बीमारी कवर होती है, सिर्फ ऐसा रहता है कि आपको उसका थोड़ा सा फॉलोअप लेना पड़ता है। पैसे भी मिलते हैं, हॉस्पिटल को भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं। आपको बोले तो आपने अगर बिल दिया है तो वो सबका सब रियम्बर्स होता है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट को फैसिलिटी रहती है, और उनको कैसा है कि अगर 10,000 के बिल डालते हैं तो उनको 5,000 रुपए मिलते हैं, और वो भी मिलते बहुत दिनों बाद। तो ये इंश्योरेंस का सब लोगों ने इंश्योरेंस के पीछे लगना चाहिए, उसका स्टडी करना चाहिए, और अपनी बीमारी देख के, अपना एज देख के अपना इंश्योरेंस करना चाहिए। इंश्योरेंस हम लोग कैसा करते हैं कि जो अपने आप पे डेड चीज है, डेड मरी हुई, या जो गाड़ी है अपनी, उसका हम लोग 4 व्हीलर का 4,000 रुपए साल का इंश्योरेंस करते हैं। मगर अपना जो लाइव पर्सन है उसके लिए अपन 1,000 रुपए खर्चा करने को आगे पीछे देखते। इसलिए हमने इंश्योरेंस करना चाहिए। इंश्योरेंस से ये सब चीजें आसान हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई इंश्योरेंस किया हुआ व्यक्ति आपके पास आता है तो उसको इलाज में काफी आसानी होगी, और कम से कम बजट में उसका इलाज हो सकता है। उसको पैसा ही नहीं लगता है। अच्छा, पैसा ही नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो इंश्योरेंस करने का सभी ने, आज इंडिया के लोगों ने करना चाहिए। और जैसे कि अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अपने काफी गंभीर रोगों के बारे में अपन बात की है। इंश्योरेंस के बारे में एक चीज बोलना है कि इंश्योरेंस में 2 चीजें हम लोग LIC के पीछे लगते हैं। LIC इज डिफरेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज डिफरेंट। मैं सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बोलता हूँ। बाकी
जो अपने को इंश्योरेंस है, सेविंग वगैरह करना है LIC की, दैट इज डिफरेंट। हेल्थ इंश्योरेंस नाम का एक टॉपिक रहता है, उसमें हेल्थ पॉलिसी निकलती, उसमें 1 लाख रुपए को 40 साल के आदमी के लिए 2 से 2.5 हजार रुपए साल का खर्चा आता है। तो वो करना चाहिए, पूरे फैमिली का करना चाहिए, छोटे बच्चे से लेके करना चाहिए। उसमें पैसे रिटर्न नहीं मिलते, इसलिए कोई करता नहीं। तो आपने कहा है कि हेल्थ से रिलेटेड ही इंश्योरेंस करें तो काफी खर्चे से बच सकते हैं। अब जैसे ये हेल्थ से रिलेटेड खर्चे को आपने बताया है, तो कोई अगर डिलीवरी वाली लेडी है या किसी को प्रेगनेंसी रही है, तो क्या वो बच्चा और प्रेगनेंसी वुमन का भी इंश्योरेंस होता है? नहीं, इंश्योरेंस पर्सन का रहता है। हाँ। होने वाले बच्चे का नहीं कराते। नहीं, उसमें जैसे कि अब डिलीवरी पीरियड में काफी सीरियसनेस, काफी खर्चा भी आता है, तो उसका भी इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है? उसका भी होता है ना, होता है, उसका भी होता है। डिलीवरी का होता है, सिजरियन का होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आईसीयू में बहुत सारे डिलीवरी के पेशेंट आते हैं जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उसको फिट आती रहती, एंड देन दे आर शिफ्टेड टू आईसीयू। ऐसे केसेस में उसको आईसीयू की जरूरत रहती, और आईसीयू की जरूरत रहने के बाद वो अच्छे होके जाते, अपना बच्चा घर पे लेके जाते, बट दैट विल टेक टाइम। डॉक्टर साहब ने बताया है कि फिट आने मिर्गी आने वाले पेशेंट जिनको टॉक्सिमिया, एक्लाम्सिया ऐसी बीमारी अगर है तो भी वो पेशेंट इनके यहाँ जाकर ठीक हो सकता है। और तो और प्रेगनेंसी अगर डिलीवरी हो गई है और उसमें से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे कि अभी आप पेरिन हॉस्पिटल में या डफरिन हॉस्पिटल में जाके देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में ब्लीडिंग रुकता नहीं है, पेशेंट काफी सीरियस हो जाता है, कोमा में चले जाता है। तो ऐसे अगर पेशेंट को आपके यहाँ लेकर आए तो क्या वो ठीक हो सकते हैं? ये डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं इसको DIC बोलते हैं। DIC बोले तो सब जगह से ब्लीडिंग होता है, स्किन से, पेशाब की जगह से, यूरिन की जगह, पेशाब की जगह से, संडास में से, सब जगह से ब्लीडिंग होता है पेट में, और ऐसे केसेस को DIC बोलते हैं। ये DIC में जो पेशेंट जाते हैं वो कभी भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट को मालूम नहीं रहता कि उसका पेशेंट DIC में जाएगा। वो उसके लिए भी एक वर्स्ट पार्ट रहता है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। ऐसे केसेस में हमको ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इज प्लाज्मा तो मैक्सिमम नंबर में लगाना पड़ता है। और ऐसे केसेस में अगर वो ब्लड प्रोडक्ट्स जाते हैं तो वी कैन सेव द पेशेंट, दैट इज क्रेडिटेबल फॉर डॉक्टर, हॉस्पिटल, ICCU एंड क्रिटिकल केयर सेंटर कि ऐसा पेशेंट अगर अपन निकालते हैं। तो ऐसे पेशेंट भी बहुत आते हैं जिसको ऐसी चीजें लगती और ICU सेटअप लगता है, वो मगर बचने के चांसेस भी उसमें अच्छे रहते हैं। उसमें कोऑपरेशन रिलेटिव्स का बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि ब्लड लाना और रिलेटिव्स को ही करना पड़ता है, तो उसका रिलेटिव्स का कोऑपरेशन रहा तो आउटकम बहुत अच्छा होने के चांसेस रहते हैं। तो यानी कि जैसे कि आपने बताया कि पूरा टीम वर्क अगर होता है, ICU के अंदर पेशेंट रहता है और पूरी तरह से उसका केयर हुआ जाता है तो पेशेंट वापस जिंदा रह सकता है, बच सकता है, उसकी लाइफ रहने की, जिंदा रहने की प्रतिशत बढ़ जाता है। तो सर एक बात मेरे और सुनने में आया कि अमरावती में या जनरली पूरे महाराष्ट्र में अब ICU का मेन ट्रेन असिस्टेंट करके ऐसा कोई कोर्स नहीं था, लेकिन अभी अभी आया है। तो क्या ये हर हॉस्पिटल में ICU असिस्टेंट के कोर्स क्वालिफाइड पर्सन को ही रखना शुरू हो गया? ऐसा नियम भी है, अभी लेटेस्ट आया नगर पालिका के अंदर कि उन्होंने कहा है कि ICU जिसके ICCU है इसके लिए स्पेशल कोर्स है ICCU असिस्टेंट। ICCU असिस्टेंट ये कोर्स पूरा नहीं है जी। और उसमें ऐसा रहता है कि वो उसमें उसको ICU का ट्रेनिंग देते, उसमें दोनों लोग रहते, वन इज नर्सिंग स्टाफ एंड अदर इज डॉक्टर, दोनों को ट्रेनिंग देते। उसमें उनको रखना ICU में मैंडेटरी रहता है, ICU में रखना मैंडेटरी रहता है। तो अपने यहाँ पर इस तरह का स्टाफ? हाँ, बिल्कुल। और सर एक जनरल है कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज आप पेशेंट को देना पसंद करते हैं, क्या क्या चीजें आप देते हैं? हमारे हॉस्पिटल में कुल मिला के 75 बेड्स है, वी कैन कीप 75 पेशेंट। उसमें से ICCU 16 बेड का है। हमारे यहाँ पे सर्दी, खांसी, संडास, उल्टी से लेके ICU तक के सभी तरह के पेशेंट रहते हैं। डिलीवरी से, नॉर्मल डिलीवरी के, सीजर के और क्रिटिकल डिलीवरी के भी पेशेंट रहते हैं। हम सभी प्रकार के पेशेंट रखते हैं। हमारे यहाँ एक फ्लोर पे हमने ऑपरेशन थिएटर बनाया। ऑपरेशन थिएटर में कोई भी टाइल्स का जॉइंट नहीं, ऐसा जॉइंटलेस ऑपरेशन थिएटर है जिसमें क्लीन सर्जरीज होती है, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरीज, ENT सर्जरीज और मैक्सिलोफैशियल सर्जरीज, वो डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे यहाँ होती है। और हमने अभी एक नया
एक ट्रेंड लाया है कि हमारे यहाँ पे अभी ये महीने से जॉइंट रिप्लेसमेंट होना चालू हो रहा है। ये महीने से जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा, यानी जो नी जॉइंट रहते जो गुडघा म्हणतात, गुडघा बदलण्याची जी घुटनों को बदलने का कार्य जो है वो हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में बॉम्बे से ट्रेन डॉक्टर आने वाले और वही आके करेंगे, और वो दिन में 2 या 3 ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अमरावती के अंदर भी आज नया एक दवाखाना ओपन हो रहा है जिसमें कि कहीं भी घुटने बदलने जाने की जरूरत नहीं है। नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने बदलने की क्रिया अब अमरावती में ही डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में शुरू होने जा रही है, तो इसके लिए आपको पहले बधाई देते हैं। और आगे और कौन कौन से ऑपरेशन, घुटने के ऑपरेशन के अलावा कौन कौन से जॉइंट अभी तक तो कैसा है, वो तो सब हिप जॉइंट भी बदलते हैं, यहाँ के भी बदलते हैं, ये भी बदलते हैं। और अभी तक कैसा है कि उसका एक्सपेंसेस बाहर सिटी में बहुत ज्यादा था, अमरावती में उसका एक्सपेंसेस कम हो जाता, अपना रहने का खाने का खर्चा कम हो जाता, इसलिए अमरावती के लोगों के लिए उसकी सुविधा रहेगी। तो आप कुछ लो कॉस्ट वगैरह कुछ पैकेज भी देने वाले हैं क्या? हाँ, वो पैकेज भी हमने करके रखे है, वो हिसाब से अपन करेंगे। उसमें कैसा है, जो मटेरियल जो यूज करते हैं उसमें इंडियन फॉरेन का ऐसा उसमें जो कॉस्टिंग रहता है उसमें हम कॉस्टिंग का भी फर्क पड़ेगा पैकेज में। दूसरी बात ऐसा है कि ओटी के साथ में ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ ही हमारे यहाँ पे आईसीयू है, आईसीयू के साथ में रूम्स है, जनरल वार्ड्स है, एंड हमारे यहाँ पे जितने भी ये जो बीपीएल जो पुलिस वाले लोग है, पुलिस वाले लोग बीपीएल के, बीएसएनएल के, इनके लिए कैशलेस फैसिलिटी है, जैसे गवर्नमेंट ने उन्होंने उनके लिए किया है। और हमारे यहाँ पे एक नई बोले तो एक फैसिलिटी हमको दी गई है, पूरे अमरावती के आजू बाजू के 4 जिले में से हमारा अपना एक ही हॉस्पिटल उसके लिए रिकॉग्नाइज है। जितने आईएएस ऑफिसर्स अमरावती जुरिडिक्शन में आते हैं, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलढाना, खामगांव, कारंजा विभागीय, इसमें जितने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर है, उनका गवर्नमेंट ने एक चेकअप, उनको एक ये दिया है, प्रोफार्मा दिया है कि दे शुड डू देयर चेकअप इन एवरी ईयर, बॉडी चेकअप, होल बॉडी चेकअप एवरी ईयर। तो वो लोग आते हैं, खुद अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेके सब टेस्ट करा लेते हैं, एंड दे टेक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर, एंड हर फरवरी में उनका रहता है, और दे आर टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट बिफोर मार्च। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि इनके हॉस्पिटल के अंदर बीपीएल लेवल का जो बीपीएल कार्ड जिनको रहता है, यानी घोर गरीब तबके का भी अगर पेशेंट जाता है तो उसे फ्री ऑफ चार्ज और कम से कम चार्ज में उपचार दिया जाता है। तो ऐसा एक में हॉस्पिटल अमरावती में है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है और वो एक ही जगह पर है। और इसी के साथ में हम सभी दर्शक की तरफ से आपका हम धन्यवाद देते हैं, और इसके बाद में और भी आने वाले समय में हम आपसे आगे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको कोई हमारे दर्शकों को जानकारी देना है मुझे तो, जी ये आईसीयू क्रिटिकल केयर सेंटर, इसके बारे में एक चीज सब दर्शकों को बताना है कि डेथ एनी टाइम, एनीवेयर, एट एनी एज इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फैमिली। डेथ इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट बात ऐसी रहती है कि जब भी डेथ होती है तो डेथ 3 बार डिस्कस होती है, फ्यूनरल, तीसरा दिन और 13वां दिन। मगर जो पेशेंट अच्छे होके जाते उसका कोई डिस्कशन नहीं होता, इसलिए कभी भी हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो वी डिस्कस डेथ्स ओनली। अपने रिश्तेदार को वो उसका ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर जो अच्छा हुआ उसका कोई डिस्कशन नहीं करते। अच्छी एक यानी जो कॉइन रहता उसको एक अच्छी बाजू भी रहती, एक जो डेथ रहती, डेथ अनअवॉइडेबल रहती। कोई डॉक्टर को या हमारे यहाँ पे ऐसा किसी को लगेगा नहीं कि हमारे यहाँ पे आने वाला पेशेंट टल जाना चाहिए। और डेथ सेव करने का प्रयत्न हम लोग करते रहते। बहुत बार कैसे रहते कि वी आर बाउंड, वी हैव लिमिटेड एम्यूनिटीज, तो उसकी वजह से डेथ होती है। पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है तो डेथ होती है। ऐसे चीजों में हम लोगों के हाथ भी बंधे रहते हैं। हमको लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, बट वी आर रियली नेक्स्ट, वी आर नॉट एट द सेम लेवल ऑफ द गॉड। बिल्कुल जिसका टाइम आया उसको जाना ही है, हम उसको बचाने की प्रयास पूरी तरह से करते, मगर जिसका वक्त है वो वक्त को हम नहीं रोक सकते।
इसलिए डेथ जो है वो हो सकती है, बट वी कैन प्रिवेंट डेथ by precaution and by early hospitalization, early medical advice and early judgments. Thank you. तो धन्यवाद सर आपका। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि मृत्यु एक अमिट है, जिसकी आई है वो बच नहीं सकता, और जिससे भगवान ने बुलाया है वो कभी वापस हम इन दुनिया में रह नहीं सकता है, लेकिन जिसको बचना है वो बचता है। और आज अमरावती में इनका एक रेशो भी अच्छा है कि इनके पास में काफी सीरियस रोगी आने के बाद ये काफी ठीक होकर गए। इसी के साथ हम दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, और हमारे दर्शकों को हमेशा हम निवेदन करते हैं और हमेशा बार बार उनसे कहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और मेरा डॉक्टर प्रोग्राम उनके दिल में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, इसकी जानकारी देवे, या फिर आप डायरेक्ट हमारे कार्यालय पर एक पत्र द्वारा भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फोन पर भी बोल सकते हैं। हमारे कार्यालय का पता है सिटी चैनल, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। धन्यवाद। मेरा डॉक्टर यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। फोन नंबर 2563833।